उड़ीसा राज्य। कौन सा राज्य? उड़ीसा राज्य। पहले तो एक तो जनरल इंफॉर्मेशन इसके बारे में याद रखना है। 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग होकर, किससे अलग होकर? बिहार से अलग होकर ये क्या बना? एक राज्य बना। किससे अलग होकर राज्य बनता है? तो बिहार से। पहला बात, इसके अनेक नाम थे, जैसे कलिंग, फिर उत्कल, फिर कटक, फिर नाम पड़ा उड़ीसा। अब क्या नाम है इसका? ओडिशा। ये जो नाम है ये 2011 में कलिंग, उत्कल, कटक, उड़ीसा और ओडिशा, ये तो केवल उसके क्या है? नाम है। इसके साथ साथ याद रखना है राज्य की भाषा या राज्य की भाषा, स्टेट लैंग्वेज। राज्य की भाषा उड़िया। उड़िया, इसको याद रखना है, शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। शास्त्रीय भाषा, क्लासिकल लैंग्वेज, किसका दर्जा प्राप्त है? तो शास्त्रीय भाषा या क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है। साथ साथ में याद रखना है यहाँ का नृत्य। नृत्य होता है यहाँ पर ओडिसी। कौन सा नृत्य होता है? ओडिसी डांस। ओडिसी डांस पूरे भारत में 8 क्लासिकल डांस है। कितने क्लासिकल डांस? शास्त्रीय नृत्य, क्लासिकल डांस, ओडिसी को शास्त्रीय नृत्य 8 क्लासिकल डांस में शामिल है। शास्त्रीय नृत्य में शामिल है। ठीक है, कुछ और बातें याद रखेंगे तो यहां पर लोकसभा सीट की बात करते हैं तो 21 लोकसभा सीटों की संख्या क्या है? 21। राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करेंगे तो 10। विधानसभा सीट यहां पर याद रखना 147। नवीन पटनायक बीजू जनता दल से यहां पर क्या है? तो सीएम है। यहां पर सीएम का नाम क्या है? तो नवीन पटनायक। यहां पर क्या है? सीएम है। ठीक है। प्रोफेसर गणेश लाल राज्यपाल है यहां पर, प्रोफेसर गणेश लाल। इतना इंट्रोडक्शन जरूरी है। अच्छा, एक बात और, किस किस राज्यों को टच करता है? तो याद रखना है आंध्रा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल के साथ अपने क्या करता है? ये सीमाओं को साझा करता है, या इसकी सीमाओं को स्पर्श कर कौन सा राज्य करता है? तो इसकी बाउंड्री किससे किस किस स्टेट से कनेक्टेड है? तो कलकत्ता, पश्चिम बंगाल। उसके बाद याद रखना है आपको क्या? झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना टच करता, अच्छे से याद रखना। और साथ में याद रखना है क्या? आंध्र प्रदेश। इनके साथ इसकी सीमाएं लगती है। ठीक है, चलिए मैप बना लेते हैं उड़ीसा का। 90% इसको सीधा सीधा मैप बना के लोग बताते हैं, कुछ है नहीं इसमें। डायरेक्ट याद रखना है इसके बारे में पढ़ेगा अपन उड़ीसा। अब देखो, ये आपका कोस्टल एरिया तट है, ऐसे भारत का आया है, ऐसे ऐसे। ये अपने को पढ़ना उड़ीसा है। उड़ीसा में ये देखो, ठीक है। ये इतना दूर तक आंध्र प्रदेश के साथ इसकी सीमाएं लगती हैं। थोड़ा सा बताए ना तेलंगाना, थोड़ा सा क्या लगा? तेलंगाना। ये तो पूरा छत्तीसगढ़, कहां तक? यहां तक पूरा का पूरा क्या लगा हुआ है? छत्तीसगढ़। कुछ सीमाएं इसकी लगेगी किसके साथ? याद रखना, ये है झारखंड। क्या है?
झारखंड, और ये है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के साथ इसकी सीमाएं लगेगी। इधर पूरा आपका सी समुद्र, कौन सा समुद्र? बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। देखिए आपको कुछ कोस्ट पढ़ने हैं, तट रेखाएं, तो जिन जिन राज्यों में समुद्र तट होगा वहीं पर क्या बनेगी? तट रेखाएं। तो उड़ीसा के इस तट को बोला जाता है उत्कल तट। कौन सा तट बोला जाता है? तो उत्कल तट। ये वाला जो कोस्ट है, ये कोस्ट क्या कहलाएगा? उत्कल कोस्ट। कौन सा कोस्ट? उत्कल कोस्ट। ये तट रेखा का नाम क्या है? उत्कल तट। मैप के साथ साथ चीजें याद करते चलिए। उत्कल तट, ठीक है। अब मैं आपको कुछ रोडों से परिचित करा रहा हूं। ये एक रोड बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में जगह का नाम बिलासपुर। बिलासपुर से ये रायगढ़ होते हुए ये एक रोड जा रही है, ये जाएगा कलकत्ता। कहा जाएगा? तो कलकत्ता। इस रोड का नाम है नेशनल हाईवे 49, 49 नंबर की सड़क, ठीक है। कौन सी सड़क? 49। ये छत्तीसगढ़ में ये, और एक और नीचे रोड देखिए, ये है NH53, 53 नंबर की सड़क। यहां पर एक बंदरगाह है, वहां तक ये जाएगा पारादीप बंदरगाह। इस बंदरगाह का नाम पारादीप, पारादीप बंदरगाह। इस बंदरगाह का क्या नाम है? पारादीप बंदरगाह। इस रोड का नाम याद रखना है NH53। गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, इसके बाद ये उड़ीसा के पारादीप बंदरगाह तक जाता है NH53, ठीक है। छत्तीसगढ़ से एक नदी आ रही है, इस नदी का नाम याद रखिएगा, महानदी। कौन सी नदी? महानदी। कुछ कुछ जगह का नाम बता रहा हूं, वो जगह का नाम वैसी का वैसी आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे ये जगह है झारसुगुड़ा, झारसुगुड़ा। इसके बाद यहां पर याद रखना आपको राउरकेला, जगह का नाम राउरकेला। आगे जाएंगे तो यहां पर पड़ेगा मयूरभंज जिला, मयूरभंज, जगह का नाम मयूरभंज। इसके बाद आपको याद रखना है तलचर, तालचर बोलते हैं, तालचर, जगह का नाम तालचर। इसके आगे क्योंझर, जगह का नाम क्योंझर। फिर आपको याद रखना है मयूरभंज। ये गोपाल नगर। NH49 पर झारसुगुड़ा, राउरकेला, मयूरभंज, तालचर, इसके बाद क्योंझर, उसके बाद आपको याद रखना है गोपाल नगर। इतनी जगह याद हुई। साथ में ये NH53 पर थोड़ा दूर बना दिया NH53 को। ये एकदम महानदी से लगा लगा चलेगा, ये एकदम क्लोज, महानदी से क्लोज चलेगा एकदम, ठीक है। ऐसा जगहों का नाम याद करिए। ये है संबलपुर, जगह का नाम संबलपुर। आगे जाएंगे तो पड़ेगा कटक, और आगे जाएंगे तो अपने को जगह पड़ेगा भुवनेश्वर, जगह का नाम भुवनेश्वर। संबलपुर, कटक और भुवनेश्वर। संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में इस महानदी पर भारत का सबसे लंबा डैम
नाम है हीराकुड, नॉट अ कुंड, हीराकुड डैम, हीराकुड। ये हो गया कटक, ये भुवनेश्वर। भुवनेश्वर के ऊपर लगा, ज्यादा दूरी पर नहीं है, भुवनेश्वर से ही लगा हुआ। देखिए यहां पर आपको एक फेमस जगह पड़ेगा पुरी, पुरी से जस्ट लगा हुआ आपको एक जगह पड़ेगा कोणार्क, और ऊपर जगह पड़ेगा आपको चांदीपुर, और एक फेमस जगह पड़ेगा बालासोर। बालासोर, चांदीपुर, कोणार्क, पुरी। आपको तो पता है पुरी किसके लिए फेमस है, पुरी जगन्नाथ मंदिर के लिए, पुरी का जगन्नाथ मंदिर। कोणार्क किसके लिए फेमस है, कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक है, यहां पर भी एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, तो बोला जाता है इसको क्या, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर। ये तीन एकदम फेमस मंदिर, लिंगराज मंदिर, जगन्नाथपुरी स्वामी का मंदिर, और एक कोणार्क का सूर्य मंदिर। और समुद्र में यहां पर एक आइलैंड है, नाम है इसका व्हीलर आइलैंड, व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप। आज इसका नाम बदल के हो गया एपीजे अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम द्वीप, एपीजे नहीं, अब्दुल कलाम द्वीप, अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम द्वीप। कौन सा द्वीप हो गया इसका नाम, अब्दुल कलाम द्वीप। इतनी जगह याद रखने के बाद ये देखिए, ये है आपका मयूरभंज जिला। मयूरभंज जिले के पास ही आपको एक नेशनल पार्क याद रखना है, सिमलीपाल नेशनल पार्क। सिमलीपाल नेशनल पार्क भी है ये, और बायोस्फीयर रिजर्व भी। चीजें याद करते चलना है। भुवनेश्वर के पास एक चिड़ियाघर है, जू। नंदन कानन, नंदन कानन चिड़ियाघर का नाम, नंदन कानन। देखिए अब यहीं पर, ये देखिए, ये यहां पर एक फेमस जगह बता रहा हूं। फेमस जगह क्या, फेमस झील है, जो पूरे भारत का खारे पानी का सबसे बड़ा झील, झील मतलब लेक। नाम क्या है इसका, चिल्का झील, चिल्का झील। इस चिल्का झील के पास ही यहां पर एक और प्रसिद्ध नेशनल पार्क, नाम है भीतरकनिका, भीतरकनिका नेशनल पार्क। इसी भीतरकनिका नेशनल पार्क के एकदम पास में यहां पर एक और जगह, सागर माथा। ठीक है, सागर माथा नहीं यार, उसका अच्छा नाम है, क्या नाम है, गहीर माथा। जगह का नाम क्या है, गहीर माथा। गहीर माथा। इतनी चीजें याद हुई। इसके बाद इधर देखिए नीचे इस तरफ, यहां पर पड़ेगा आपको कालाहांडी, इसके नीचे कोरापुट, इन दोनों के बीच में यहां पर नवरंगपुर। कालाहांडी, कोरापुट, नवरंगपुर, कालाहांडी, कोरापुट और नवरंगपुर। इतनी जगह याद हुई कि नहीं, ये बताओ। हुआ रे, पहले तो जगह याद करना पड़ेगा ना भाई, जगह याद नहीं होगा तो कहां से बनेगा। ठीक, ठीक, चलिए। इतने के बाद आपको जब भी लिखना प्रारंभ करेंगे, आप कैसे लिखोगे घर में, सबसे पहला हेडिंग होना चाहिए NH-49 पर स्थित स्थल, प्लेस ऑन NH-49।
तो NH49 में सबसे पहला क्या है? सबसे पहले जगह झारसुगुड़ा। वेदांता एल्यूमिनियम लिमिटेड, VAL, वेदांता एल्यूमिनियम लिमिटेड। यहां पर एक वेदांता ग्रुप के द्वारा बहुत बड़ा एल्यूमिनियम प्लांट है। नाम क्या उसका? वेदांता एल्यूमिनियम लिमिटेड बोलिए या कॉर्पोरेशन लिमिटेड बोलिए, लेकिन आपको याद रखना है झारसुगुड़ा में क्या है, तो वेदांता ग्रुप का एक बहुत बड़ा क्या है, एल्यूमिनियम प्लांट है झारसुगुड़ा में। क्या है तो एल्यूमिनियम प्लांट। यहीं से देखो झारखंड है, ये झारखंड से एक नदी नाम है स्वर्ण रेखा नदी। कौन सी नदी? स्वर्ण रेखा नदी। किस पे आके मिलेगी? बे ऑफ बंगाल में। इस नदी का सिर्फ नाम जानिए, स्वर्ण रेखा। बाकी इसका इंपॉर्टेंट अपन झारखंड वारखंड में देखेंगे। छोटा नागपुर का पठार इसी नदी को बोला जाता है, खनिजों का, अरे बहुत सारा नाम है इसका, छोड़ो। अभी आप आ जाइए कहा, झारसुगुड़ा। झारसुगुड़ा की खासियत क्या बताया? यहाँ पर वेदांता एल्यूमिनियम का एक बहुत बड़ा क्या है, प्लांट है। आपको कुछ प्रमुख एल्यूमिनियम प्लांट बताऊंगा अभी, नालको, बालको, हिंडालको, ठीक है। तो उसमें एक ये भी याद रखना है, कौन सा है? वेदांता ग्रुप का ही। इसके आगे जाएंगे तो अपने को दूसरा जगह पड़ेगा राउरकेला। दूसरा जगह क्या पड़ेगा? राउरकेला। जगह का नाम क्या है? राउरकेला। तो यहां से अपने को एक दो इंफॉर्मेशन याद रखनी है। जैसे राउरकेला में 1959 राउरकेला स्टील प्लांट, जैसे अपना BSP स्टील प्लांट है, वो वैसे ही फेमस कौन है? राउरकेला स्टील प्लांट। राउरकेला स्टील प्लांट ये भी किसके अधीन है? तो ये प्लांट बनाया रहा है सेल, SAIL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये एक महारत्न कंपनी है। कौन सी कंपनी? तो महारत्न कंपनी। इसके द्वारा क्या बन रहा है? तो क्या बनाया जा रहा है? तो अरे बनाया जा रहा है नहीं, क्या स्थापित है यहाँ पर? सेल के अधीन यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टील प्लांट है। किसके सहयोग से? विद द हेल्प ऑफ जर्मनी। जर्मनी के सहयोग से 1959 को यहाँ पर एक स्टील प्लांट बनाया गया, राउरकेला स्टील प्लांट। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है, देखिए थोड़ा सा टफ होने लग गया है क्वेश्चन। पूछा जाता है कि राउरकेला स्टील प्लांट या BSP स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना के तहत बनाया गया? 5 ईयर प्लान। तो याद रखना है सेकेंड 5 ईयर प्लान, दूसरा पंचवर्षीय योजना में सरकार का लक्ष्य था भारी उद्योगों पर ध्यान देना। जितने भी हैवी इंडस्ट्रीज हैं उस पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया। तो फोकस थीम क्या था हमारा? भारी उद्योग, हैवी इंडस्ट्रीज पर क्या किया गया? जोर दिया गया। तो क्वेश्चन केवल क्या पूछता है? राउरकेला स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बनाया गया? आपको सीधा याद रखना है सेकेंड 5 ईयर प्लान या द्वितीय पंचवर्षीय योजना है। ये क्या है ये आगे आपको बताऊंगा। 51 से 56 से फलाना, ये पंचवर्षीय योजना है। जैसे आज विकास का काम या कोई भी काम भारत में होता है नीति आयोग के द्वारा। किसके द्वारा होता है? नीति आयोग के द्वारा। यही काम कौन करता था पहले? पंचवर्षीय योजनाएं बनती थी। इसी के लिए क्या बनती थी? चलो भाई, तो राउरकेला से याद रखना है, राउरकेला स्टील प्लांट कब बना? 1959 विद द हेल्प ऑफ जर्मनी। किस पंचवर्षीय योजना में बना? तो द्वितीय, सेकेंड। इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना है, अभी विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट हॉकी स्टेडियम, विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहां बन रहा है? तो भी राउरकेला में। नाम है बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम। नाम क्या है? बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। हॉकी का ही राउरकेला से। दो बातें याद रखना है आपको। राउरकेला स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट किसके हेल्प से? जर्मनी के हेल्प से। कब बना? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 1959 में। यहाँ पर क्या है? तो हॉकी का अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम। ठीक है, नाम क्या दिया गया उसको? बिरसा मुंडा। क्या नाम दिया गया? बिरसा मुंडा। आगे चलेंगे तो आपको पड़ेगा जगह मयूरभंज। ठीक है,
के भंडार के लिए। ठीक है, साथ ही साथ याद रखना है आपको, इसी मयूरभंज में आपको एक नेशनल पार्क पड़ेगा। उस नेशनल पार्क का नाम क्या है? सिमलीपाल नेशनल पार्क। सिमलीपाल नेशनल पार्क। नेशनल पार्क का नाम क्या है? सिमलीपाल नेशनल पार्क। ठीक है, इस सिमलीपाल नेशनल पार्क की खासियत ये है कि ये एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। टोटल इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व। टोटल इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व? 18। उस 18 बायोस्फीयर रिजर्व में एक बायोस्फीयर रिजर्व कौन है? आपका सिमलीपाल। ये फेमस किसके लिए है? तो याद रखना है आपको, सफ़ेद तेंदुआ। सफ़ेद तेंदुआ, वाइट लेपर्ड्स, सफ़ेद तेंदुआ के लिए जगह फेमस है। विशेष तौर पर याद रखना है आपको, सफ़ेद तेंदुआ के लिए कौन सा जगह फेमस है? तो ये मयूरभंज का आपका सिमलीपाल नेशनल पार्क या सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। जब टॉपिक बताऊंगा तो नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व, सेंचुरी, ये सब का आपको अंतर पहले बताया जाएगा, किसको बोला जाता है। ठीक है, अब अगला जगह, इसके बाद अपने को पड़ेगा तालचर। हेडिंग डालिए तालचर। तालचर से तो पहला बात याद रखना है, ये जो तालचर है ये तो लोहा और कोयला, कोल, दोनों के लिए जब फेमस है। इज फेमस फॉर आयरन एंड कोल। लोहे का भी भंडार है और कोयला का भी भंडार है। इन दोनों से क्वेश्चन ना पूछ करके तालचर से पूछता है ये D2O, भारी जल, यहाँ पर पाया जाता है भारी जल उद्योग, तालचर। भारी जल कहाँ से मिलता है? तो तालचर से। ये क्वेश्चन कईयों बार पूछा हुआ सवाल। तालचर किसके लिए फेमस है? तो भारी जल, हैवी वाटर। ये भारी जल करता क्या है? तो न्यूक्लियर रिएक्टर में ये मंदक का काम करता है। देखो, न्यूट्रॉनों को छोड़ा जाता है तो ये आपस में न्यूट्रॉनों का विखंडन जब होता है तो 1 से 3, 3 से 9, 9 से 27, ऐसे ये विखंडित होते जाते हैं। कौन? न्यूट्रॉन्स। कौन? न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए उसमें यूज करते हैं अपन मॉडरेटर, मंदक का। किसका उपयोग करते हैं? मंदक का। तो ये भारी जल किसका काम करता है? तो रिएक्टर में मंदक का काम करता है। काय का काम करता है? तो मंदक का। ठीक है, तो D2O का भंडार कहाँ पर है? तो तालचर में। इस एक एक लाइन का बेटा इंपॉर्टेंस है, ज़्यादा नहीं है। इसके बाद जगह पड़ेगा क्योंझर। क्योंझर, क्योंझर तो विशेष तौर पर याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है अकॉर्डिंग टू एग्जाम। यहाँ पर मैग्नीज का भंडारण और उत्पादन दोनों के लिए जगह भयंकर फेमस है। मैग्नीज किसके उत्पादन और भंडारण में? मैग्नीज का। उससे कहीं ज़्यादा याद रखना है भैया, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा मैग्नीज अगर कहीं पर होता है तो याद रखना है, पाकिस्तान को कौन हराया था? अरे फाइनल नहीं बोल रहा हूँ, गरीब टाइप का हारा था पाकिस्तान उससे, जिम्बाब्वे। तो विश्व में सबसे ज़्यादा मैग्नीज का भंडार जिम्बाब्वे में। जिम्बाब्वे के बाद सेकंड पोजीशन इंडिया का है, और वो भी किसके कारण है? इस क्योंझर के कारण। किसके कारण है? तो क्योंझर। तो क्योंझर किसके लिए फेमस है? मैग्नीज के भंडार के लिए। किसके लिए फेमस है? मैग्नीज के भंडार के लिए। इसी क्योंझर लोकसभा सीट से चंद्राणी मुर्मू का याद रखना है। चंद्राणी मुर्मू, चंद्राणी मुर्मू, ये यंगेस्ट लोकसभा सदस्य थी। तो कौन बनेगा करोड़पति का सवाल है, 25 लाख का, 12.5 लाख या 25 लाख का सवाल है। चंद्राणी मुर्मू, ये 70, अभी कौन से नंबर का लोकसभा चल रहा है? 17वीं लोकसभा। कौन से नंबर का? 17वां।
नरेंद्र मोदी जी कौन से लोकसभा में अभी प्रधानमंत्री हैं? तो 17वीं, 16वीं में भी थे, 16th में भी थे, 17th में भी है। इस 17वीं लोकसभा में चंद्राणी मुर्मू सबसे यंगेस्ट सांसद, सबसे यंगेस्ट सांसद कौन है? चंद्राणी मुर्मू। सीट पूछा था, क्योंझर सीट। क्या पूछा था? किस सीट से? क्योंझर सीट से। कौन से सीट से? क्योंझर सीट से। मतलब ये एक संसदीय क्षेत्र है, यहां से जो चुनकर आएगा वो सांसद बनेगा। तो कौन चुनकर आया? तो चंद्राणी मुर्मू। नाम याद रहेगा, ठीक। गोपालपुर, गोपाल नगर, गोपालपुर एक ही है ये। गोपालपुर। पॉस्को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं, ये एक साउथ अफ्रीका की स्टील कंपनी है। कहां की है? तो साउथ अफ्रीका। साउथ, अरे तुम्हारा वो जो आए दिन दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया, साउथ कोरिया की। कहाँ का कंपनी है ये? साउथ कोरिया की। प्योंग स्टील कंपनी लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी? प्योंग स्टील कंपनी के द्वारा यहां पर एक बहुत बड़ा क्या डाला जा रहा है? स्टील प्लांट। नाम क्या है? पॉस्को स्टील। क्या नाम है इसका? तो पॉस्को स्टील। प्योंग स्टील कंपनी बोल तो रहा हूं, प्लांट का ही क्या नाम है? प्योंग स्टील कंपनी। लेकिन याद रखना किसका कंपनी है? तो दक्षिण कोरिया का। ये बहुत बड़ा एफडीआई हुआ है, भारत का सबसे बड़ा एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई 40,000 करोड़। इतना खर्चा करके ये भारत में क्या लगा रहा है? प्लांट लगा रहा है। नाम क्या है उसका? पॉस्को स्टील प्लांट बोलो चाहे कंपनी बोलिए, ठीक है। दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया। NH49 में किसी कोई डाउट है तब बताओ। झारसुगुड़ा, फिर राउरकेला, फिर उसके आगे जाएंगे तो मयूरभंज, फिर तालचर, फिर क्योंझर, फिर कहाँ पहुँच गए? भोपाल, ठीक है। उसके बाद सेकंड हेडिंग डालना है आपको, NH53 पर स्थित स्थल, प्लेस ऑन NH53। अगर कोई चीज़ छूट जाएगा तो ये तो वीडियो डलेगा ना, क्या टेंशन ले रहे हो? कोई चीज़ छूट गई तो ये कहाँ डलेगा? वीडियो। तो NH43 के 49 के जगह क्या कर दीजिए आप? 53। NH53 पर ऐसे लिखा जाता है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ने के लिए। तो अपने को पहला जगह क्या पढ़ रहा भैया? संबलपुर। 19, पहला बात तो ये याद रखना है, 1905 से पहले ये संबलपुर छत्तीसगढ़ का ही हिस्सा हुआ करता था। 1905 से पहले किसका हिस्सा होता था? छत्तीसगढ़ का ही हिस्सा था, ठीक है। एक बात, जब 1905 में बंगाल का विभाजन होता है तो सरगुजा का कुछ एरिया छत्तीसगढ़ को मिलता है और छत्तीसगढ़ का कुछ एरिया उड़ीसा को दे दिया जाता है। उसी में कौन सा जगह था? ये संबलपुर। हमको संबलपुर को इतिहास में एक ही चीज़ जानना है, इस संबलपुर से एक स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर थे, नाम था सुरेंद्र साय। सुरेंद्र साय का विद्रोह, रिबिलियन ऑफ सुरेंद्र साय, लगभग 1858, 1858, 1858 में सुरेंद्र साय का विद्रोह होता है। ये कहाँ से थे? तो ये संबलपुर के क्या थे? जमींदार थे। साथ में याद रखना है, संबलपुर से समलेश्वरी देवी का प्रसिद्ध मंदिर है, समलेश्वरी मंदिर।
कौन सा टेम्पल है? समलेश्वरी टेम्पल है। और संबलपुर में ही पड़ेगा आपको, संबलपुर जिले में ही क्या पड़ेगा? हीराकुड। हीराकुड डैम। और हर एक डैम याद रखना है, एक पीछे में सागर होता है इसलिए बोलते हैं उसको झील। एक बात ये याद रखना है, 2-3 बातें बस लाइन से याद रखना है। किस नदी पर है? तो महानदी पर, एक बात। दूसरा बात याद रखना है, पूरे भारत का सबसे लंबा बांध है, सबसे लंबा बांध, लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया। लंबाई पूछ दिएगा तो याद रखना है 4801 मीटर। अगर किलोमीटर में बात करूं तो 4.8 किलोमीटर, डायरेक्ट याद रखना। मेरे पास कोई टेक्निकल स्टाफ नहीं है, मैं इसको एडिटिंग नहीं करता हूं, जो जैसा बन रहा है भैया वो ऐसे ही बन रहा है, ठीक है। एक तो ये जानकारियां एक जगह मिलना नहीं है ना? हाँ, तो इसको अपने नोटबुक में बहुत अच्छे से रखना है। हीराकुड डैम किस नदी पर है? महानदी पर। किस जिले में है? संबलपुर। किस राज्य में है? उड़ीसा में है। भारत का सबसे लंबा डैम हीराकुड डैम, लंबाई 4.8 किलोमीटर। ऊंचाई मत जानो, 61 मीटर इसकी ऊंचाई है, 61 मीटर ऊंचाई। कितना है? केवल 61 मीटर, उससे नहीं, आपको लंबाई देना है 4.8 किलोमीटर। इतना लंबा भारत का तो कोई डैम नहीं है, ठीक है। इतने में कोई दिक्कत? ठीक है। इसके आगे जाएंगे तो ये इंपॉर्टेंट जगह पड़ेगा कटक। जगह का नाम कटक। ठीक है। एक जगह है विश्व में मनीला। विश्व में कौन सा जगह है? मनीला। और भारत में कौन सा जगह है? कटक। तो भारत का मनीला, कटक, चावल अनुसंधान केंद्र, राइस रिसर्च सेंटर। कौन सा? सेंट्रल, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला, फिलीपींस की राजधानी मनीला। लेकिन केंद्रीय या भारत का चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो कटक में। इसी कटक से एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी का जन्म हुआ, इसी कटक में। नाम है सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म स्थान भी कौन सा है? कटक। लिखो सब, एक एक क्वेश्चन आ चुका है। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म स्थान भी क्या है? कटक। 23 जनवरी 1897। कब होता है जन्म? 23 जनवरी 1897। कौन माइका लाल बताएगा कि इसको किस दिवस के रूप में मनाया जा रहा है? इनके जन्मदिन को किस रूप में मनाते हैं? पराक्रम दिवस के रूप में। किस रूप में मनाते हैं? 23 जनवरी 1897। कहाँ पर इनका जन्म हुआ? कटक। अब सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में मैं क्या बताऊं, जितना बताऊं उतना कम है, ठीक है ना भाई। इसके 2-3 नारे याद रखना, स्लोगन्स। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अंग्रेज लोग ने मत लिखना यू गिव मी ब्लड आई गिव यू इंडिपेंडेंट, ऐसा नहीं लिखना है। कैसा लिखना है? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ाद। अंग्रेजों को कोई ठिकाना नहीं ना। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें क्या दूंगा? दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, जय हिंद। ये सब इसके क्या है? नारे हैं। इन्हीं ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया। इन्हीं ने आगे चलकर इनका आज़ाद हिंद फौज से इनका संबंध बनेगा। लेकिन 18 अगस्त 1945, 18 अगस्त 18 अगस्त 1945 प्लेन क्रैश, वायुयान दुर्घटना में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, ठीक है। ये सुभाष चंद्र बोस जी, बहुत पढ़ना है आधुनिक भारत में इसके बारे में, ठीक है।
बस आप बर्थ प्लेस याद रखना। कटक आया तो उनका बताना पड़ा मेरे को कि यहाँ पर किनका जन्म हुआ था, तो सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ है। आगे चलिए, इसी कटक में दो फेमस जगह बता रहा हूँ। एक तो उसी नाम से एक किला है और उसी नाम से एक फेमस क्रिकेट स्टेडियम है, नाम है बाराबती। बाराबती किला और बाराबती क्रिकेट स्टेडियम। बाराबती क्रिकेट स्टेडियम, बाराबती का किला, दोनों बाराबती के नाम से याद रहेगा। बाराबती क्रिकेट स्टेडियम, बाराबती फोर्ट, ये सब कहाँ हैं, तो भी कटक में। और साथ में याद रखना है उड़ीसा का हाई कोर्ट, ये भी कहाँ है, कटक में। हाई कोर्ट, उड़ीसा का हाई कोर्ट भी कहाँ पर लगता है, तो कटक में। चले आगे, पहुंच जाइए भुवनेश्वर। कहाँ पहुंच जाओ, भुवनेश्वर। पहला बात तो याद रखना, उड़ीसा की राजधानी, कैपिटल ऑफ उड़ीसा, राजधानी है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात इसका याद रखना है, ये पूर्व तटीय रेलवे का मुख्यालय है। ईस्टर्न कोस्टल रेलवे, तटीय रेलवे, पूर्व तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो भी भुवनेश्वर में। कहाँ है, उड़ीसा की राजधानी कौन है, भुवनेश्वर है। ठीक है, राजधानी तो ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, पूर्व तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो भुवनेश्वर। तीसरा बात याद रखना, यहाँ पर एकदम फेमस लिंगराज मंदिर, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर। और चौथा इंपॉर्टेंट बात यहाँ से याद रखना है आपको, यहीं पर एक जू है, इस जू का नाम है कानन, नंदन कानन, नंदन कानन। देखिए छत्तीसगढ़ में दोनों हैं, नंदनवन ये देखो कुम्हारी के पास, और कानन पेंडारी बिलासपुर में। तो दोनों को जोड़ दिया और क्या बना दिया, नंदन कानन। ये देखो नंदन कानन। इस जू में ना सफ़ेद शेर, वाइट टाइगर रखते हैं, या इस जू में क्या पाया जाता है, तो सफ़ेद शेर, वाइट टाइगर। ठीक है, भुवनेश्वर से इतनी बातें याद रखेगी। राजधानी है, पूर्व तटीय रेलवे का हेडक्वार्टर जोन है। साथ में याद रखना है लिंगराज मंदिर, ब्रैकेट में वहीं पर लिख लो ययाति केसरी, बनाने वाला राजा का नाम कौन है, ययाति केसरी के द्वारा इसका निर्माण कराया गया, बिल्ट बाई ययाति केसरी। लिंगराज मंदिर को कौन बनाया, ययाति केसरी। साथ में याद रखना है आपको नंदन कानन जू है। नंदन कानन जू किसके लिए फेमस है, तो व्हाइट टाइगर के लिए। आगे जाओगे तो इस रोड पर सीधा पड़ेगा लास्ट जगह क्या, पारादीप अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह, इंटरनेशनल पोर्ट है। नाम क्या है, पारादीप अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। पारादीप अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। चलिए फटाफट फटाफट लिखते चलिए। ये एक जगह क्या है, पहला कालाहांडी पड़ेगा, जगह का नाम कालाहांडी। अब देखो, अब तो हो गया, 49 नंबर की सड़क हो गई, 53 नंबर की सड़क हो गई। अब जो मिसलेनियस इधर उधर फैले हुए हैं, जैसे कालाहांडी, सीधा क्या लिखेंगे, कालाहांडी। कालाहांडी, सबसे पहला बात तो ये याद रखना है, ये एक वृष्टि छाया प्रदेश है। वृष्टि छाया प्रदेश बोलने का मतलब रेन शेडो एरिया। वृष्टि छाया प्रदेश बोलने का मतलब रेन शेडो एरिया। ऐसे क्षेत्र जहां पर वर्षा बहुत कम होती है, इन क्षेत्रों को बोला जाता है रेन शेडो एरिया या वृष्टि छाया प्रदेश। कितना कम होता है, तो याद रखना है 40 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। 40 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगा तब क्या कहलाता है, ये रेन शेडो एरिया या वृष्टि छाया प्रदेश।
एक बात। दूसरी बात याद रखना है, ये कालाहांडी जिला सबसे पिछड़े, मतलब जिसका डेवलपमेंट नाम का चीज़ें नहीं है, अविकसित। कैसा है तो अविकसित, नॉट डेवलप्ड। कैसा डिस्ट्रिक्ट है तो नॉट डेवलप्ड। यहाँ पर एक सेरोगेट मदर, सेरोगेट, बहुत सारी महिलाएं ऐसे अपना जीवन काटती है। क्या है ये? सेरोगेट मदर। सेरोगेट मदर का मतलब होता है किसी दूसरे के बच्चे को अपने गर्भ में पालना। ये क्या कहलाता है? सेरोगेट मदर। क्या कहलाता है तो? सेरोगेट मदर। बहुत सारी महिलाएं ऐसे ही करके अपना जीवन यापन कर रही है। वर्षा हो नहीं रहा है, डेवलपमेंट नाम का चीज़ नहीं। अच्छा, अगर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस राज्य में सबसे कम, सारे किस राज्य में सबसे ज़्यादा कच्ची सड़कें हैं, पेव्ड रोड्स, ठीक है, तो याद रखना तो भी आएगा उड़ीसा। ठीक है, कौन सा आएगा? उड़ीसा। सबसे ज़्यादा शिशु मृत्यु दर, मैक्सिमम चाइल्ड डेथ रेट कहाँ पर है? तो भी उड़ीसा। ये हो गया कालाहांडी। कालाहांडी से छत्तीसगढ़ के लिए एक विशेष क्वेश्चन, इंद्रावती नदी, इंद्रावती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसी जिले से होता है। आपको याद रखना 535 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक बोल रहा हूँ, 535 किलोमीटर इंद्रावती की लंबाई। 264 छत्तीसगढ़ में, 264 किलोमीटर कहाँ बहता है? तो छत्तीसगढ़ में। कालाहांडी के बाद दूसरा कोरापुट। कोरापुट ये भी जिला है, ये भी क्या है? जिला है। इस जिले से केवल एक ही चीज़ याद रखना है आपको, नालको है यहाँ। यहाँ पर क्या है तो नालको। ये क्या है सर? नेशनल एल्युमिनियम लिमिटेड कॉरपोरेशन या कॉरपोरेशन लिमिटेड, नालको। ये एक एल्युमिनियम का फैक्ट्री है, नालको। कुछ कुछ बता देता हूँ, जैसे ये हुआ नालको, एक है बाल्को, एक है मालको, एक है हिंडाल्को, और एक अभी झारखंड में बताया, झारसुगुड़ा में बताया था क्या? VAL बताया था अभी, वेदांता एल्युमिनियम लिमिटेड। नालको नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, या ये कहाँ पर है तो उड़ीसा में, कोरापुट में। बाल्को अपने कोरबा छत्तीसगढ़ में। मालको ये देखो, बाल्को का मतलब भारत, बाल्को रे, ये देख बाल्को, भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी। वैसी होगा मालको, मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। अब नाम ऐसे रख रहा है, मद्रास मतलब कहाँ होगा? तमिलनाडु। हिंडाल्को हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, रेणुकूट उत्तर प्रदेश। और ये तो बता दिया हूँ क्या? वेदांता एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड या लिमिटेड। ये कहाँ है तो? ये भी उड़ीसा, झारखंड, झारसुगुड़ा। कहाँ है तो? झारसुगुड़ा, उड़ीसा। तो इतनी कंपनी। अरे एक तो भी ये पूछा था, देख हिंडाल्को, इसको पूछा था व्यापम वाला, हिंडाल्को कहाँ है? और ऑप्शन में यूपी नहीं दिया, रेणुकूट दिया था। रेणुकूट कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, रेणुकूट पर। ठीक है बेटा, अब हवाई क्वेश्चन बनाने पढ़ने से नहीं बनेगा, बता रहा मैं आपको। डीप नॉलेज चाहिए, समझ आ रहा है? हाँ, सीधा ज्योग्राफी पढ़ाता तो तुम्हारा मुंह देखने लायक रहता। अभी नक्शे में यह हाल है। तो ये हो गया। कोरापुट से याद रखना है केवल, ये है नवरंगपुर, जिले का नाम नवरंगपुर। नवरंगपुर जिला आपको याद रखिएगा। नवरंगपुर जिले में अपने काम का एक है पोड़ागढ़। यहाँ पर एक जगह पड़ता है, ये एक जिला है। पहला बात तो नवरंगपुर एक क्या है? जिला है। यहाँ पर एक जगह पोड़ागढ़,
जगह का नाम क्या है? पोड़ागढ़। पोड़ागढ़। जब आपका छत्तीसगढ़ में नलवंश इनकी राजधानी हुई करती थी पुष्करी। भोपालपट्टनम का प्राचीन नाम क्या है? पुष्करी। इस पर जब हमला हुआ तब एक कुछ समय के लिए इन्होंने यहीं पर अपनी दूसरी राजधानी, सेकंड, तो नलवंशों की राजधानी, याद रखना, सीधा लिखो, नलवंशों की राजधानी। यहां पर क्या था? तो नलवंशियों का क्या था? राजधानी था, कैपिटल ऑफ नल डायनेस्टी। बस्तर में तीन राजवंश, नल, छिंदक और काकती, उसी में नल। ठीक है। और यहीं पर एक इंस्क्रिप्शन है, अभिलेख, पोड़ागढ़ अभिलेख। ये बात की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? पोड़ागढ़ इंस्क्रिप्शन, पोड़ागढ़ अभिलेख। क्या कि ये एक समय में नलवंशियों की क्या थी? राजधानी थी। किससे मिलती हमको जानकारी? पोड़ागढ़ इंस्क्रिप्शन या पोड़ागढ़ अभिलेख से। ठीक है। चलिए अब हेडिंग डालना आपको क्या है पता है? इसके बाद हेडिंग डालेंगे, ये कौन सा कोस्टल एरिया है? उत्कल तट। अब हेडिंग डालना, उत्कल तट पर स्थित स्थल, प्लेस ऑन उत्कल तट। चलिए लाइन से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले ये देखो, इसको देखो, भीतरकनिका नेशनल पार्क। हेडिंग डालिए, भीतरकनिका नेशनल पार्क। जल्दी जल्दी ना, भीतरकनिका नेशनल पार्क, भीतरकनिका नेशनल पार्क। इसमें एक लाइन में याद रखना है, खारे पानी वाले मगरमच्छ, साल्टी वाटर क्रोकोडाइल्स। यहाँ पर क्या पाया जाता है? तो खारे पानी वाला मगरमच्छ। और इसी नेशनल पार्क का एक अलग से इलाका याद रखना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, गहीरमाथा। गहीरमाथा तो ये क्या है सर? याद रखना है, समुद्र है ये। क्या है ये? समुद्र है। आसपास जितने भी राज्य हैं या जितने अलग अलग जो देश हैं, इधर उधर देश हैं, इन सब देशों से एक विशेष मौसम में हजारों कछुए, क्रोकोडाइल, कछुआ मतलब टर्टल, हजारों टर्टल्स, हजारों ना हजारों, एक साथ इस जगह पर आके क्या करते हैं? प्रजनन। जगह याद रखना है, क्वेश्चन बना हुआ है पीएससी में, गहीरमाथा। तो प्रजनन को इंग्लिश में बोलते हैं नेस्टिंग। एक साथ क्या करते हैं? नेस्टिंग करते हैं। नेचुरली ये प्रजनन का जगह है इनका। एक दो नहीं बोल रहा हूँ, हजारों। यूट्यूब पे, मतलब यूट्यूब क्या बोल रहा हूँ, गूगल पे सर्च करके देखना गहीरमाथा। तो ये दोनों याद रखना है। भीतरकनिका नेशनल पार्क फेमस फॉर क्रोकोडाइल। तो कैसे क्रोकोडाइल? साल्टी वाटर क्रोकोडाइल। और जैसे जो नदियों में पाया जाएगा, तालाबों में या बड़े बड़े झीलों में पाया जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, मीठे पानी वाला। ये है, बहुत रेयर पाया जाता है ऐसा क्रोकोडाइल। कहाँ पर? खारे पानी में। ठीक है, तो वो ठीक है। गहीरमाथा किसके लिए फेमस है? तो कछुओं का प्रजनन क्षेत्र है ये। विशेष तौर पर विशेष मौसम में यहाँ पर कछुए क्या करते हैं? नेस्टिंग, प्रजनन। ठीक है। इसके ऊपर चलेंगे तो चिल्का झील। कौन सा झील? चिल्का झील। पूरा लाइन से देखते चलिए इसको। चिल्का झील, चिल्का झील पूरे भारत में खारे पानी का सबसे बड़ा झील। एक बात, खारे पानी का सबसे बड़ा झील, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा बात याद रखना है, किस राज्य में? तो उड़ीसा राज्य में। खारे पानी का ना मतलब इसी को बोलते हैं लैगून झील। लैगून झील, ऐसे लेक्स, ऐसे झील जो समुद्र बनाता है, उन झीलों को बोलते हैं लैगून झील। जिनका निर्माण को किसके द्वारा किया जाता है? समुद्र बनाती है उसको क्या बोलेंगे? झील।
तो समुद्र के द्वारा बनाए गए झीलों को क्या बोला जाता है? लैगून झील या लैगून लेक्स। पानी कैसा होगा? तो खारा होगा। कैसा होगा? तो खारा होगा। इसकी खासियत याद रखना है, 1981 में ये पूरे भारत का पहला फर्स्ट रामसर साइट है। ये पूरे भारत का पहला रामसर साइट। व्हाट इज रामसर साइट्स? याद रखना है, वेटलैंड भूमि, आर्द्र भूमि, नम भूमि। इसके लिए जो नम, जहाँ पर भूमि नमी होती है, जैसे मैं आपको बताया था कहाँ पर, ये गुजरात में कच्छकरण, दलदला क्षेत्र, नम भूमि, इनको बोला जाता है क्या? रामसर साइट्स। ये ईरान में एक बैठक हुआ था 1971 में, वहाँ पर घोषणा हुआ था, रामसर नाम की जगह में हुआ था, इसलिए नाम रामसर साइट बोला जाता है। अभी वर्तमान में भारत में रामसर साइट है 75। 8% हाउ मेनी रामसर साइट? 75। ये 1981 में पूरे भारत का पहला रामसर साइट बना। ठीक है, ये याद रखना था। दूसरा बात याद रखना है, इसी चिल्का झील में एक पक्षी अभ्यारण्य है, बर्ड सेंचुरी, नलवाना पक्षी अभ्यारण्य या नलवाना बर्ड सेंचुरी, नलवाना बर्ड सेंचुरी। यहाँ पर भी ना पूरा देश विदेश से क्या आते हैं? बर्ड्स। इन्हीं को क्या बोलते हैं? माइग्रेट बर्ड्स। क्या बोला जाता है? माइग्रेट बर्ड्स, प्रवासी पक्षी। प्रवासी एक विशेष मौसम में, ठंड के मौसम में ही आते हैं, क्योंकि ये नलवाना जो द्वीप है उसी में आते हैं। आइलैंड एक छोटा सा, चिल्का झील में ना बरसात में वो डूब जाता है, ठंड वंड में वो निकलता है, तो उस आइलैंड पर ही विशेष तौर पर आते हैं। उस पक्षी अभ्यारण्य का नाम क्या है? नलवाना बर्ड सेंचुरी। ये भी कहाँ पर है? तो चिल्का झील में। कहाँ है? तो ये भी चिल्का झील में। पारादीप तो बता दिया, वो इंटरनेशनल पोर्ट है। इसके बाद देखो, ये देखो पुरी का जगन्नाथ मंदिर, ये सब किसके तट पर है? उत्कल तट पर। सब के सब समुद्र के तट पर हैं। नाम लिखो पहले तो, पुरी का जगन्नाथ मंदिर या जगन्नाथपुरी मंदिर, जगन्नाथपुरी मंदिर। एक बात। दूसरा बात याद रखना, यहाँ जगन्नाथ स्वामी का मंदिर है। ठीक, जगन्नाथ स्वामी का मंदिर मतलब कृष्ण भगवान का। किसका मंदिर है? कृष्ण भगवान का। बनाया कौन? तो अनंत वर्मन चोड़गंग। अनंत वर्मन चोड़गंग, गंगवंश का राजा था। नाम क्या था उसका? अनंत वर्मन चोड़गंग। इसके द्वारा क्या बनाया गया? तो यहाँ पर याद रखना है आपको, जगन्नाथपुरी का मंदिर बनाया गया। इसमें 3 ठोक देवता हैं, तीनों लकड़ी से बनाए। अब ध्यान से देखिए, लकड़ी से बना, ये PSC का सवाल, CGPSC 2018 या 19 में आया था। इसका जो तीनों जो मूर्तियाँ हैं किससे बनी? तो लकड़ी से। अब UPSC में आया था किस लकड़ी से? तो दारू की लकड़ी से। दारू की लकड़ी, नीम की लकड़ी को बोलते हैं दारू की लकड़ी, लेकिन आपको नीम नहीं मिलेगा ऑप्शन में। क्या मिलेगा? दारू की लकड़ी। यहाँ पर विशेष तौर पर क्या प्रसिद्ध है? तो रथ यात्रा। रथ यात्रा। जगन्नाथपुरी स्वामी में, मतलब जगन्नाथपुरी में क्या फेमस है? रथ। 3 रथ निकलते हैं। कितने रथ? 3 रथ। अब क्वेश्चन क्या पूछता है? देखिए, तीनों किसका किसका रथ है? तो एक तो कृष्ण भगवान का रथ है, दूसरा याद रखना उसके बड़े भाई किसका? बलराम का, और तीसरा उसकी बहन सुभद्रा। इन तीनों का रथ, और क्या बोला जाता है इनको? रथ यात्रा। जगन्नाथपुरी का रथ यात्रा। ठीक, इसके ऊपर चलिए कोणार्क का सूर्य मंदिर। फटाक से हेडिंग डालिए, सूर्य मंदिर कोणार्क। सूर्य मंदिर कोणार्क। पहला बात तो याद रखना, किस देवता को समर्पित है? सूर्य को। बनाने वाले का नाम था नरसिंह फर्स्ट या नरसिंह वर्मन चोड़गंग। कहीं कहीं ना आपको मिलेगा नरसिंह फर्स्ट, कहीं कहीं मिलेगा नरसिंह वर्मन चोड़गंग। तो आपको दोनों याद रखना है, नरसिंह
फर्स्ट बोलो, चाहे नरसिंह वर्मन चोड़गंग। आपको 2-4 बातें इसके बारे में बता रहा हूँ। इसी को ब्लैक पगोड़ा के नाम से जानते हैं, ब्लैक पगोड़ा। ब्लैक पगोड़ा, पगोड़ा मतलब होता है मंदिर। बौद्ध धर्म में मंदिरों को क्या बोला जाता है? पैगोड़ा। तो ब्लैक पैगोड़ा भी किसी को बोला जाता है? सूर्य मंदिर को। कौन बनाया? नरसिंह फर्स्ट बनाया। आपको साथ में याद रखना है, ये 1984 से 1984 से एक यूनेस्को ने इसको अपना वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व विरासत सूची में शामिल करके रखा है। ये कैसा है? तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, विश्व विरासत सूची में शामिल है। कब से शामिल है? तो 1984 से। एक और बात याद रखना, भारत का एकमात्र मंदिर जो 100% सोलर एनर्जी पर ऑपरेट होता है। हर एक काम इसका 100% किससे होता है? तो सोलर एनर्जी से, तभी तो नाम है ना सूर्य मंदिर। ठीक है, भारत का एकमात्र मंदिर जो 100% किस एनर्जी पर वर्क करता है? सोलर एनर्जी पर। साथ साथ याद रखना है आपको, इसको आरबीआई ने 10 रुपए के नोट के ऊपर क्या किया है? चिपकाया या पेस्ट किया है। 10 रुपए के नोट में भी क्या मिलता है आपको देखने के लिए? कोणार्क का सूर्य मंदिर। याद हो रहा है? सीधा तुमको मैं टॉपिक लेके चलता तो क्या होता रे, राज्यों में ये हाल है तुम लोग का। ये उड़ीसा का, ये देखो, ये हो गया कोणार्क। अब आपको एक साथ याद रखना है चांदीपुर और बालासोर। उससे कहीं पहले देखिए पारादीप, जगह का पहले पारादीप, फिर चांदीपुर और बालासोर एक साथ, फिर ये उड़ीसा राज्य खत्म हो जाएगा। ठीक है, पहले क्या बोला? पारादीप। अरे यार क्या नाम बोला? व्हीलर द्वीप। क्या नाम? व्हीलर द्वीप, व्हीलर आइलैंड। पहले तो याद रखना है, इसी को कलाम आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। जब तक एपीजे अब्दुल कलाम जी जिंदा थे, इस व्हीलर द्वीप का नाम क्या, इस आइलैंड का नाम था व्हीलर द्वीप। उनके मरने के बाद भारत सरकार ने इस आइलैंड का नाम क्या कर दिया? कलाम आइलैंड। क्या नाम कर दिया? कलाम आइलैंड। ठीक है, व्हीलर द्वीप में होता क्या है तो याद रखना, मिसाइलों का परीक्षण होता है, मिसाइल टेस्टिंग रेंज, मिसाइलों का होता है परीक्षण। तो यहां पर क्यों करते हैं सर? इसलिए करते हैं क्योंकि ये समुद्र के भीतर है। अगर मिसाइल गलती से फूट गया या ब्लास्ट हो गया तो इधर उड़ीसा वाला कोई आदमी जो जनगणना में शामिल होता है मत मर जाए। जो किसके काम आते हैं? केवल जनगणना वालों को इतना प्राथमिकता दिया जा रहा है। तो इसीलिए इसको कहां पर ब्लास्ट किया जाता है? सबसे पहले आइलैंड में। उस आइलैंड का नाम व्हीलर आइलैंड या कलाम आइलैंड। आपका अग्नि मिसाइल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, ब्रह्मोस, ये सारे मिसाइलों का परीक्षण कहां पर होता है? तो व्हीलर आइलैंड में या कलाम आइलैंड। अब्दुल कलाम आइलैंड, पूरा नाम क्या इसका? अब्दुल कलाम आइलैंड। परीक्षण हो गया, मान लीजिए परीक्षण करने पर अपना जो मिसाइल है वो सफल हो गया। ठीक है, क्या हो गया? सफल। सफल मीन्स, सफल को क्या बोलेंगे रे? पास। टेस्टिंग में क्या हुआ? पास। अब वो किसको दिया जाता है? बालासोर और चांदीपुर एक साथ लिखना। बालासोर, दोनों का ही काम है, बालासोर और चांदीपुर। इसका सेकंड टेस्टिंग होगा। कैसे? यहां से ना ऐसा समुद्र में ऐसा एक पूरा ऐसा समुद्र है, इसका रेंज चेक करने के लिए ना एक यहां पर मान लीजिए अपन कोई बड़ा सा जहाज रख दिए। क्या रख दिए? जहाज। एक बड़ा सा जहाज रखे इसको चेक करने के लिए। और यहां से मान लीजिए अपने को चेक करना ही है, ये मिसाइल है, ये मिसाइल ये रेंज में आके गिरना चाहिए।
पूरा हर चीज़ फिक्स है। सेकंड टेस्टिंग होगा इसका, यहाँ से उड़ेगा ये, थपाक, ब्लास्ट, बूम। तो सेकंड टेस्टिंग कहाँ पर होगा? बालासोर और चाली। ये भी क्या है? तो मिसाइल टेस्टिंग रेंज। ये भी क्या है? तो मिसाइल टेस्टिंग रेंज। सेकंड यहाँ पर फूटा, अब एकदम अच्छा है भैया, एकदम सही है, ये कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या किया जाएगा? मिलिट्री को सुपुर्द कर दिया जाएगा। अगर परमाणु है तो फिर कहाँ परीक्षण होगा? पोखरण में। परमाणु है तो परीक्षण कहाँ पर होगा? पोखरण में। बताया था आपको परमाणु परीक्षण वाला, ठीक है। तो ये भी याद रखना है, ठीक। और कोई जगह छूट रहा है आपके नज़रों में? इतने चीज़ें आपको उड़ीसा से याद रखनी है, ठीक है। इतनी चीज़ें कहाँ से याद रखनी है? उड़ीसा से। एक नए जिले, एक नए राज्य के साथ कल मिलेंगे।